मिलिटेंसी से गुजर रही है और हम चाहते हैं एक जो एफडीआई रिटेल का जो नियम है उसको पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और जो 3 करोड़ से कम वाले शहर है वहां लागू नहीं होना चाहिए सर। हमारी ये मांग है। जीएसटी रिटर्न सर, जब मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया था पूरे भारतवर्ष में तो एक नारा दिया था गुड एंड सिंपल टैक्स, लेकिन सर ब्यूरोक्रेसी के कारण जीएसटी काफी कठिन हो गया है और हमारे दुकानदार जो है तुरंत का काम कर रहे हैं और जीएसटी लगने के बाद महीने में 2 बार रिटर्न भरनी पड़ती है, टीडीएस की रिटर्न भरनी पड़ती है और टीसीएस की रिटर्न भरनी पड़ती है। मतलब कि व्यापारी टैक्स देने से नहीं घबराता, व्यापारी ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है, लेकिन कागजी काम का जो है वो कम होना चाहिए। जीएसटी का जो पेपर वर्क है उसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए ताकि व्यापारी जो है सरकार को और टैक्स दे सके और सरकार की और डेवलपमेंट हो सके। सर मेरा सर अगला पॉइंट है, हमारे इधर वाइन ट्रेडर्स वाले बैठे हैं सर दिस इज सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर कि जो 50 साल से और 60 साल से अपने दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और आज उनके लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं हो रहे हैं, उनको ई टेंडरिंग का प्रोसेस किया जा रहा है। सर एक तरफ सरकार कह रही है कि हम माफिया को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ई टेंडरिंग वो बड़े बड़े लोग मल्टीप्लेयर लोग आएंगे और हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो खत्म हो जाएंगे और 5000 जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। सर मेरी आपसे इतना ही निवेदन है, आप जम्मू के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारा जो विश्वास है आपके प्रति है और जिनकी एक लाइसेंस है, एक जिनका हर एक बंदे के पास एक लाइसेंस है, उनको छेड़ना नहीं चाहिए और ई टेंडरिंग का प्रोसेस वहां होना चाहिए जहां बड़े खाली एरिया पड़े हैं और अगर सरकार चाहे तो उसकी लाइसेंस की फीस भी बढ़ा सकती है और उनकी असाइज ड्यूटी भी बढ़ा सकती है। सर ये वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू है जम्मू के लिए। हमारी आपके हृदय से आपसे प्रार्थना है जो जिनके पास एक दुकान का एक लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जाना चाहिए, उसको ई टेंडरिंग के दायरे में नहीं लाना चाहिए और जो खाली एरिया पड़े हैं वहां ई टेंडरिंग होनी चाहिए। सर मेरा अगला पॉइंट है स्मार्ट सिटी और सीधा के रेस्टोरेंट। सर जम्मू जो है स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में पेंटिंग हो रही है और शाइन बोर्ड लगे हुए हैं, देख के मन खुश हो जाता है। लेकिन आज इस मंच से हम ये कहना चाहते हैं कि उन 30 रेस्टोरेंट का क्या कसूर था, क्या कारण था? उनकी अगर स्टेट लैंड थी तो उनको जेडीए और म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही थी, तो क्यों बनाया दिया जाए? अब हम सुन रहे हैं कि सर गांधीनगर में भी ऐसा मोड़ होने वाला है, आप घरों के तोड़ के और दुकानें जो है 10 फुट पीछे करके स्मार्ट सिटी बनाएंगे सर और लोगों को शमशान घाट बना के और लोगों को उजाड़ के आप हमें स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सर हमें ऐसी स्मार्ट सिटी में नहीं रहना है और ना ही हम इस स्मार्ट सिटी में रहेंगे जहां व्यापारी पूरी अपनी उम्र की पूंजी लगा के एक दुकान बनाता है और बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेता है और आज ब्यूरोक्रेसी अपने दफ्तर में बैठ के वो कहते हैं हमने गांधीनगर का एरिया खाली करा दिया, आज हमने कनार रोड का एरिया खाली करा दिया और चाय पीते हैं और अपने अफसर को रिपोर्ट देते हैं कि हमने आज गांधीनगर का एरिया खाली करा दिया। सर ऐसी स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर हमें चाहिए। और ज्यादा ना वक्त लेता हुआ सर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा एक वेयर हाउस का इशू जो आगे भी आपने टेकअप किया है और एफडीआई रिटेल का जो इशू है, जो हमारे छोटे व्यापारी जो है नहीं खत्म हो जाएंगे आने वाले दिनों में सर। और वाइन शॉप का जो इशू है मैं समझता हूँ सर सबसे इम्पोर्टेंट इशू है और मेरे काफी सारे वाइन शॉप के डीलर यहाँ पे आए हैं, वो आपकी एक झलक की बात के लिए सुनना चाहते हैं। सर ब्यूरोक्रेसी जो है उसका रुख जो है अभी भी कश्मीर की तरफ है, 370 हटने के बाद भी
उनका जो भी रुख है कश्मीर की तरफ है। 223 लाइसेंस जम्मू के थे और 3 लाइसेंस जो है कश्मीर के थे। मुझे लगता है अगर 223 लाइसेंस कश्मीर के होते, 3 लाइसेंस अगर जम्मू के होते तो शायद ये बात जो है नहीं होती। तो मेरी आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के मेरे आग्रह है कि डॉक्टर साहब इन बीमारियों को उजाड़ो नहीं, इनके घर बचाओ। अगर इन्होंने अपने कमाई का ये साधन समझा है कि ये महीने का 1 लाख रुपया आता है तो 50,000 रुपए का बैंक किस्त चल जाती है और 10,000 रुपए का किसी का खर्चा है, 10,000 बच्चे का खर्चा है और रात को सुबह इनको पता चला कि मैं तो आज एनपीए हो रहा हूँ। तो सर ऐसा माहौल ना बनाओ कि 370 के बाद यही व्यापारी थे जिन्होंने झंडा लगा के कंधा से कंधा लगा के हमने कहा कि हम जो है 370 हटाना चाहते हैं और पूरे भारत देश का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस मैं यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट इशू है सर, ये छोटी छोटी बातें हैं। हम ना इंडस्ट्री की तरह कोई अपनी रिबेट मांगते हैं, ना कोई टैक्स की कोई रिबेट मांगते हैं, ना कि लोन की कोई सब्सिडी मांगते हैं। हम व्यापारी यही कहते हैं हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी की जो हरासमेंट है वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है हमें ई वेहिकल के प्रति काफी हरास करती है और जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको निचोड़ती है। जो बड़े बड़े स्मगलर हैं उनके साथ मिलके आप सब जानते हैं, आपने जगह बात करते हुए मेरा सर यही मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जम्मू के लोग शरीफ हैं और सॉफ्ट टारगेट हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए जम्मू एक सॉफ्ट टारगेट है और चाहे आप बिजनेसमैन के लिए गए चाहे किसी के लिए गए, बस मैं सर आपसे यही उम्मीद करूंगा जितनी भी मैं बातें रखी हैं, यहाँ मेयर साहब भी बैठे हैं, एक्स डिप्टी सीएम कुविंदर जी भी बैठे हैं और विक्रम रंधावा जी भी बैठे हैं और इस बात को पूरा ध्यानपूर्वक समझा जाए और व्यापारियों की दिलों की बात को समझा जाए और ध्यानपूर्वक सुना जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब यहाँ मंच पे आए और अपनी बात को रखें। डॉक्टर साहब आज तो हमारा एक ओथ सेरेमनी था। मैं चाहता हूं कि आप दीपक गुप्ता जी को बुके प्रदान करके जो हमारे नाम परिधान है जंग आप उनको आगे की जो औचित्य नहीं है उसका धन्यवाद। श्री श्यामानंद जी को भी दिया जाए। कोई नहीं, चिंता न करे। हाँ आ गया बन गया फोटो। सर अब मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जो भी दूसरे चलते हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं उसे अनुरोध करता हूं कि आए और मुझ में हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें। बिना ही बात ठीक है। क्या करें वो क्या वही दे दिया बुक दे के वही नहीं कैंडल नहीं लानी। हमारे बीच हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कुविंदर जी, हमारे महापौर चंद्रमोहन जी, लाला नंदलाल जी, रामलंकर जी और आज के कार्यक्रम के महानायक
दीपक गुप्ता जी। सबसे पहले तो आपसे थोड़ी क्षमा याचना करनी है कि मुझे आने में देर हो गई, क्योंकि मैं सुबह से ही उधमपुर में था। तो पिछले 7 साल में हमने ये कार्यशैली रखी कि मैं जम्मू रुकता नहीं, क्योंकि दरबार लगाने वाला हमने चलन बंद कर दिया, तो सीधा क्षेत्र में चले जाते हैं। तो वहां पता चला कि शायद 10 बजे लॉकडाउन है, तो इसलिए हम जल्दी 8:30 बजे निकले के कार्यक्रम में शामिल होकर के बधाई दे सकें। सबसे पहले तो दीपक जी को और इनकी सारी टीम को, सारी टोली को बहुत बहुत बधाई। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आप व्यापार जगत के विषयों को बड़े नजदीक से समझते हैं और जमीन की हकीकतों से वाकिफ हैं और निस्वार्थ होकर के काम करने का आपका स्वभाव है, मुझे विश्वास है आने वाले कई वर्षों के लिए, क्योंकि अभी आप नवयुवक हैं और कई साल समाज की सेवा करने का आपको अवसर रहेगा, भविष्य के जम्मू में जिस प्रकार का व्यापार जगत का स्वरूप रहेगा, उसमें आपके कामकाज और आपके योगदान से विकास भी होगा, प्रगति भी होगी और सुधार भी। आपने जितने विषय गिनवाए उनमें से अधिकतर मेरे ध्यान में पहले से। ये और बात है कि वैसे तो मैं हर सप्ताह में 2-3 दिन वासी जर्सी में रहता ही हूं। हमने एक रोस्टर बनाया है, एक सप्ताह उधमपुर में रहना, एक सप्ताह कठुआ रहना, एक सप्ताह कोटा चले जाना। अब असम के चुनाव की वजह से कोई 1.5-2 महीने का विलंब हो गया, लेकिन मोबाइल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से निरंतर संपर्क बना रहता है। सबसे पहले तो जो आपने पहली बात कही कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां से केंद्र का संबंध है या प्रधानमंत्री मोदी जी का संबंध, मैं पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ और तर्क के साथ कह सकता हूं कि पहली बार पिछले 7 साल में क्षेत्रीय भेदभाव से उठ करके केंद्र की योजनाएं यहां लाई गई, केंद्र की राशि यहां लाई गई। और मैं आज प्रातः एक कार्यक्रम में भी ये कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह अलग अलग दोनों संभागों में किए गए थे, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो जम्मू में कार्यरत हो गए, जो जम्मू में स्थापित भी हो गए, कश्मीर में भी तो स्थापित नहीं हुआ। उनमें से एक एम्स का हमारा प्रोजेक्ट, 50 बच्चे इसमें चयनित हो चुके हैं, इस साल नया शुरू होगा। भी डायरेक्टर का भी होते हैं, उसको जीवन गति लेकर के ड्यूटी करवाई डॉक्टर शक्ति की, अगले महीने से वो यहाँ भी जाएंगे। कश्मीर में अभी तक इमारत का काम भी शुरू किया। इसी तरह रेल रोड का पहला फेज यहाँ पर चालू हुआ है। कश्मीर में अभी लैंड एक्विजिशन है। ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट दोनों जगह लगे हुए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जिसकी आपने अभी उल्लेख किया, अगले मुझे लग रहा है 3-4 सप्ताह में वो काम करना शुरू कर देगी। कठुआ में कोरोना के कारण विलंब हुआ था। साइमल्टेनियसली उस समय की सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एलान किया कि वहां क्यों नहीं हुई, तो हमने कहा वहां भी जाने मंदिर को कुवाड़ा में वो ले गए थे, अभी तक जमीन भी तय नहीं। तो इसलिए जहां तक, और ये एम्स और ऐसे प्रोजेक्ट इसलिए हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्तिगत इसमें रुचि ली और उनको यहाँ की संवेदनाओं का एहसास हुआ। मुझे भली भांति याद है, हम एक बार पार्लियामेंट मीटिंग से बाहर निकल गए थे, तो मैंने चलते चलते से मुझे कहा कि एम्स का इस तरह से वहां पर प्रदर्शन जाएगी। तो उस समय उनका ध्यान शायद पूरा नहीं था, तो उन्होंने लेकिन बात सुन ली। दूसरी तरफ हम अंदर लिफ्ट में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या होगा वो जो आप कह रहे थे जम्मू का, तो साहब वो तो है कि वो कश्मीर दिया है। तो कह रहे वो तो होना ही है, अगर कश्मीर को दिया तो जम्मू वालों ने तो कहना ही है कि हमें भी दो। और उनके उस एक वाक्य से हमें ये नहीं मिला था, क्योंकि अन्यथा कैमरे भी बाहर आया हुआ था, बाहर भी बाहर बैठी थी, बाद में हो गया तो सभी कहते हैं हमने करवाया।
लेकिन नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, वो चिंतित थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस तरह की कोई प्रेसिडेंस नहीं। देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां दो एक कई ऐसी जगह जहां एक भी यूनियन टेरिटरी में रही सिवाय चंडीगढ़ के। तो कहने का तात्पर्य ये बात इसलिए रख रहा हूं कि जहां तक मोदी जी की सोच है या उनकी नीतियां हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जम्मू को किसी तरह से कश्मीर की तुलना में इंसाफ न मिले या वो पीछे रह जाए, बल्कि उनकी हिदायत है कि जो इलाके पिछड़ गए पिछले 60-65 वर्ष में, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पूर्वोत्तर का, चाहे पूर्वोत्तर का उदाहरण देश भर में दिया जाता है, उसका हमें भी चले दिया जाता है। लेकिन मैं सच मानता हूं कि इसलिए कि जो हमने मांगा उन्होंने दिया, इसलिए हम पूर्वोत्तर को स्तर पर ला पाए कि आज बाहर से लोग आते हैं वहां पर उद्योग करने के लिए, जहां पहले 6-6 महीने सड़कें बंद रहती थी। कई ऐसे प्रदेश है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहां लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, आज डेली वहां से राजधानी चलती, 4 वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। ठीक है, काम हमने किया, मेहनत की, लेकिन हमें साधन उपलब्ध करवाने का एक जरिया मिला। तो ये मोदी जी ने हमें एक बैंडेड दिया। अब ये जो विषय आपने उठाए हैं, ये विषय अधिकतर यहां की जो स्थानीय सरकार है उससे संबंधित है, और हम इसमें हम आपके साथ प्रयास भी करेंगे। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहां पर निर्णय ले कौन रहा है। अब एक एक करके, जैसे आपने बताया कि जहां पर वेयर हाउस का ताल्लुक है, या तो जो निर्णय लेने की स्थिति में है उन्हें पूरे कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ नहीं, या फिर उनको आगे की सोच में कमी, या फिर कहना अच्छा नहीं लगता, कोई और स्वार्थी तत्व बीच में आते हैं। हमने सदा सदाकत की राजनीति की है, और मोदी जी ने हमें सिखाया जहां जो कमी राजनीति वहां पर कमी करती है, वोट की राजनीति नहीं करती, बाद में लोग फैसला करें। तो नौजवान बड़ा अच्छा है। पूर्वोत्तर में हमने भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला सिट्रस फ्रूट पार्क लगाया, स्पेशल कहां पर है, मीजोरम में 10 लाख आबादी है वहां। हमारी सरकार कभी नहीं होगा, आज भी वहां मीजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, जो हमारा घोर विरोध करते हैं। इंसर्जेंसी उन्होंने चलाई, विपक्षों में आ जाने वाला हूं, तो मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम आमंत्रित किया है, वहां पर है। एक एंटी जो करके आता है ना, वो केंद्र में सरकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। लेकिन मुझे लगा कि वहां इजराइल के महत्व को लेकर के वहां उसे स्थापित किया, क्योंकि इजराइल के पास उसकी टेक्नोलॉजी थी। हमने एक नई कार्यशैली देने का प्रयास किया, नई कार्य संस्कृति, कि आप जरूरत के मुताबिक न्याय कीजिए, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके कोई जो वोट देने वाले कोई और यहां भी नहीं है, इनसे आते लोग जो सुबह से सैर करेंगे, वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसलिए मैं क्षेत्र में रहता हूं। लेकिन आप काम करते रहिए ताकि लोगों को लगे कि आपकी तरफ से कोई बदनीति नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई जगह नहीं। और इसलिए कभी कभी मैं जिस तरह के कभी कभी निर्णय होते हैं उसमें ऐसे मैं खुद थोड़ा आहत भी महसूस करता हूं, और कुछ असमंजस में भी। अब जो सारे हमारे मित्र हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं, नसीहत भी कर सकते हैं। जहां तक वेयर हाउस का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ शायद पूरा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जब जम्मू का ये वेयर हाउस विक्रम चौक में बना था 1950 के दशक में, तब विक्रम हाउस वॉज लिटरली, विक्रम चौक वॉज लिटरली आउट ऑफ जम्मू सिटी। जम्मू का शहर कच्ची सौदी से लेकर के पुरानी मंडी और बाजार खत्म हो जाता था, इसलिए उसको उस कॉन्सेप्ट से लाए। अब जब जम्मू का शहर एक्सटेंड हो गया तो विक्रम चौक उसका सेंट्रल पॉइंट बन गया, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता वहां पर वेयर हाउस होने का। ये बात जब मैंने के शर्मा जी को समझाई तो उनको थोड़ी समझ में आई, क्योंकि वो यहाँ बिलावल के रहने वाले, यहाँ से तो 50 साल पहले वो बाहर चले गए थे, और उसके बाद उनकी बैठक हुई। उसके बाद मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी मर्जी रास्ती बैठी, जरा ये रहता है कि आपका एक बार मेल करवा लिया तो पीछे जैसे उनके आगे ये बात बढ़ेगी। लेकिन हम दोबारा पता करते हैं कि क्या हुआ इसका। अगर उन्होंने, क्योंकि मेरे साथ तो ये बात हुई थी कि वो ये जमीन जो है यहाँ पर उपलब्ध वो वेयर हाउस के लिए वो अवेलेबल करवाएंगे, क्यों नहीं हुआ एक बार दोबारा पूछते हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन में चले गए, लेकिन 4 दिन के बाद उन्होंने पिछले दिया होगा, फॉलो किया होगा, तो ये उनसे बात करेंगे।
दूसरा आपने कहा एफडीआई का, बिल्कुल सही बात है। जब वॉलमार्ट है या कुछ और है उसको होलसेल का फिर क्यों तो रिटेल हो रहा है? अगर रिटेल हो रहा है तो इसका मतलब मेरी मदद है सरकारी अधिकारी, ये बात हम कहते हैं। माफ कीजिएगा, जब यहाँ पर आपके अधिकारी आते, जहां ये दरबार लगते, ब्लॉक दिवस, डिस्ट्रिक्ट दिवस, जनता दरबार, तब सब कहते हैं भाई बोलते आप विकास बोल जाते, कोई नहीं बोलता तो एंट्री क्या नहीं बोल सकते आप, जितने आगे बोला क्या आगे आप बोलते, और मुझे बड़ा अफसोस के साथ है। और ये बात सच है, हमने से भी बहुत से लोग घूम जाते हैं, तो आप वेरी गुड कह के तस्वीर की बात आती है, आप रेपुटेशन लेके जाते हैं तब भी ऐसे ही होता है। जिस प्लेटफॉर्म पे जो बात करनी चाहिए वो हम नहीं बोलते, बिकॉज वी हैव टू करेज और कमीशन करते हैं। बाद में एक स्लिप है जेल में वो देनी है, एक जो आईडी ट्रांसफर करेंगे। हम पहले अपने आप में क्लैरिटी करें। होता क्या है, क्या पता है एमपी आया है, ये हमें एक बंदूआ मजदूर मिला हुआ दिल्ली में, वोट के लिए सिर्फ 5 साल के बाद आना चाहिए, इसको लगाए को ना इसने ट्रांसफर करवानी है ना इसने गाड़ी की नौकरी लगानी है। लेकिन एलजी साहब आएंगे या एडवाइजर साहब उनके सामने खुली हुई है, क्योंकि अपने काम में रहना चाहिए। पहले हम ये कह रहे थे, ये सारी बातें जो आज रखी गई है, मैं पहले आपके लिए लड़ रहा हूं, क्या आपने भी इनको प्लेटफॉर्म पे उठाया? अगर ये एफडीआई का रिटेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस सरकार के कर्मचारी की जो मेरी मदद है वो पकड़ाया जाए, उनकी शिकायत की है, नाम लिया जाए बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे कमिश्नर, सेक्रेटरी, एडवाइजर है, देखेंगे क्योंकि जो अपना काम हो पहले तो ये रहते। देखिए, अगर हमें काम अपना लेना है और काम हमारा साफ है तो हमें करेक्ट इंटेलिजेंस का क्वेश्चन रखना होगा। साफ टारगेट के आगे डिमांड रखने से काम नहीं करते। अब मैं हूं साफ टारगेट, क्योंकि मैंने तो आपका काम कर ही रहा हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन जिस मजबूती के साथ मैं रखता हूं उस मजबूती से ज्यादा आप रख सकते हैं, बिकॉज योर स्टेक होल्डर। अब हमारी कुछ मर्यादाएं केंद्र सरकार के हम हिस्सा है, जितना हम कटौती ना दें, लेकिन आपको तो ऐसा कोई नहीं है, आपके व्यापार को असर पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचे कि नहीं काली काम भी है, लगा लेना इससे आपको कुछ ठीक है और तो दूसरे पास क्या कारण पड़वाने होते तो आप पूरी पकड़ जाए। इसलिए कुछ भी बात की है, क्यों हो रहा है? लगाइए अपने किसी टीम के लोगों को वहां वीडियो बनाए, फोटो खींचे, क्यों हो रहा है? रिटेल की पिक्चर आई है, सेंटर की भी पॉलिसी है कि रिटेल नहीं होगा, अगर हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट सेंटर में भी दी जा सकती है। अब आ गया आपका जीएसटी का, तो इसमें कोई शक नहीं, जीएसटी में कुछ एक उतारियां हैं और क्योंकि ये एक नया अनुभव था, एक नया प्रयोग था केंद्र सरकार के लिए, और अगर इन चीजों का अनुभव केंद्र सरकार को भी देखा, जैसा आपने ठीक कहा, ईज ऑफ बिजनेस के लिए ये चीजें लाई गई और इसलिए भी लाई गई कि बीच में पारदर्शिता रहे। लेकिन अगर ईज ऑफ बिजनेस में खलल पड़ता है तो इसका पर्पस ही डिफीट हो जाता है, और जो चीजें आपकी समझ में आती हैं हो सकता है पॉलिसी गाइडेंस की समझ में भी ना आती। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गुजरात में जब चुनाव हुआ तो 3 महीने मुझे सूरत में रहने को कहा गया, क्योंकि वहां पर ऐसा वातावरण बना था कि हमारी पहले पार्टी को सारी सीटें लगती थी, लेकिन उस बार जीएसटी की वजह से ऐसा लग रहा था क्योंकि वहां पे 2 ही मेजर वोट बैंक है, एक टेक्सटाइल मर्चेंट्स और एक ज्वेलर्स, तो दोनों ही कमा गए। बाद में खैर हमने 3 महीने बैठे और बाद में जो भी सारी की सारी 12 सीटें सूरत मिली। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा था ऐसी बारीकी की उन्होंने चीजें बताई। जब मैंने अरुण जेटली जी के आगे रखे उनको 2 बार वहां बुलाया तो उन्होंने भी माना, और जैसे उन्होंने छोटी सी एक मिसाल दी कि साहब आपने जीएसटी लगा दी है साड़ी में, साड़ी क्यों बोला क्या, लेकिन साड़ी के अंदर धागा भी लगता है, साड़ी के अंदर रंग भी लगता है और भी कुछ धातु लगते हैं, उसका भी तो अलग अलग जीएसटी है, तो हमें ये कहां से दो जीएसटी वाकई। दूसरा उन्होंने बताया कि आपने कह दिया कि 21 टाइम पीरियड में आप जीएसटी भरो, लेकिन अगर नेटिंग ना चले तो हम क्या करें? तो
अरुण जेटली जी को जब मैंने वहां बुलाया, उन्होंने मेरे सामने फोन किया, नारायण मूर्ति जो जिनको दिया था वो जीएसटी का सर्वर करना, और वाकई उसमें ये उतारी नहीं की। तो ये अब क्योंकि अगर अरुण जी अभी भी होते तो उनका बड़ा नुकसान हो गया, इन बातों का सरल समाधान। लेकिन इस बात की आप एक नोट बनाइए, इसको हम टेकअप करेंगे। ये छोटे छोटे यहाँ पर जो जीएसटी देख रहे हैं उसे भी माफ कर सकते हैं। अब आई बात आपकी लेकर, इसका मैंने पहले से ही बड़ा कठोरता से इस बात का विरोध किया कि ये पॉलिसी है। सच पूछे तो हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, ना सुझाव गया, ना केंद्र में इस बात का पता है। अब आप कहते हैं, वो कहते हैं ना, रेडी टू स्ट्राइक नॉट विलिंग टू हिट। ब्यूरोक्रेसी कौन ब्यूरोक्रेसी, सरबराह जो है वो है ना। अगर आपने घर में बाजी रखे आप कहिए मेरे घर में गंदगी पड़ी है जो है तो मैंने तो आपको पूछना, तो आपने रखा क्यों ऐसी व्यवस्था? जो व्यवस्था कहते हैं उसको पूछिए, वो आप पूछते। जनाब बहुत अच्छा करते ब्यूरोक्रेसी का आपने जिसको एड्रेस करना उसको करिए एड्रेस। मैंने ये बात होम सेक्रेटरी साहब से की, लगातार उन्होंने बात की मानी, आपसे ज्यादा तर्क देकर 2005 में जो लाइसेंस मिले थे वो बेरोजगारों को मिले थे, क्योंकि हमने जिया है इस समाज में संघर्ष के साथ एक विषय का बना है, और इस शर्त में दिए गए थे कि एफिडेविट क्लियर किया जाए कि हम नौकरी नहीं देंगे। अब आप हमको बेरोजगार कर, और मैंने ये भी रखा था उसको प्रेसिडेंट उठाओ ना दे दो भाई, ये निकाला जाए, चलिए वन शॉप पर फैमिली उसके ज्यादा जिसकी है वो अपने ऑप्शन के लिए देते, जिसके बाद 20 में 25 ऐसे कैसे होगा आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो लिख करके दे रहे कि साहब ये दुकान में रखूंगा 1 या 2 की, उसके बाद बाकी जो है मैं ऑप्शन के लिए सर्च करता हूँ। वैसे तो आईडी होता है कि पर्सपेक्टिवली नहीं लागू होते, पिछले नहीं लागू होते, लेकिन चलिए पिछले भी करने की बात पर होना चाहिए, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट के पास दुकान है, मेरे अपने कई ऐसे पेशेंट हैं, उसकी डेथ हो गई, वाइफ के नाम ट्रांसफर, वाइफ ने आगे लगा रखा है काम करने को, आधा वो टाका लगाया जाता है, उस बेचारी को तो आपने रिफंड मिले हैं। तो ये इस बात की संवेदना आपको ज्यादा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इसी समाज में काम किया। उसके बाद होम सेक्रेटरी साहब के बाद उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। अमित शाह जी के साथ मेरा बैठा हुआ है, शादी के जवाब पूरे विषय को आगे लाया गया। वो कह रहे मैं बैठा हूँ ऑफिस में तो देखा हूँ, लेकिन हुआ क्या कि उसी दिन को जिस दिन मेरी बात थी उसी दिन दोपहर को उनको वापस आना पड़ा। मेरा काम नहीं रहा, उनको छत्तीसगढ़ की बैठना हो गई। फिर अगले दिन उन्होंने ऑफिस में बैठना था तो उन्हें छत्तीसगढ़ जाना पड़ा, और कल उन्हें बंगाल जाना पड़ा, इसलिए वो भी बैठ गए। कहने का कारण तो ये कि हम जो अपनी तरफ से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मलयालम में भीतर रहकर के इस विषय को ले रहे, लेकिन आप भी लीजिए ना। आप कहते हैं जनाब आपको कोई नीचे का मिसगाइड कर रहा है, आप जरा देखिए फिर कौन है नीचे का मिसगाइड कर रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये कहते हैं बुराई करते हैं, और आप कहते हो उसके कंधे पर बंदूक चल जाए तो अच्छा ये भी गुजरे वो भी गुजरे, मेरा काम ऐसा नहीं होगा। अगर ये कोई फैसला होगा गलत हुआ, किसने किया, किसके अनुमोदन से हुआ है, ये बात आप रखिए, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर भी अन्याय है। और हम ये नहीं कह रहे कि मल्टीपल दुकानें दे दी जाए या ऐसा हो, लेकिन हाँ जो जेन्युइन केस है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब आपने एक और जो विषय दिया है स्मार्ट सिटी का, उसमें भी अगर किसी ने रेस्टोरेंट बनाई है सरकारी जमीन, तो आप क्यों नहीं कहते आप निकालिए अपने कागज जब बनाई थी रेस्टोरेंट, और कहिए साहब उस जमाने में ये कागज था, ये था यहाँ का रेवेन्यू ऑफिसर, ये यहाँ का डीसी, ये यहाँ का था चीफ मिनिस्टर, करिए उसकी खिलाफ कार्रवाई। कोर्ट भी जाके इस बात को तस्लीम करिए, वो नहीं करते। कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए ना कि जिसने उस समय आपको सरकारी जमीन पर बनाने की परमिशन क्यों दी, कार्रवाई आपके खिलाफ थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन आप कहें तो सही, अब वो नहीं कहते। अगर टेलीफोन करो जितेंद्र सिंह की ऑफर करेंगे, आज तो ये कोई काम पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा है कि एक बार
अमजद अली पर अकबर अमजद अली खान का म्यूजिक कॉन्सर्ट था, तो उसने मना कर दिया वहां बजाने को। उन्होंने मैं बजाऊंगा उनके आगे कि मैं 4 कदम चलूं तो कम से कम वो भी तो 2 कदम चले। हम क्या है कि मैं इसी समाज में पैदा हुआ हूं, यहाँ के थोड़े अवगुण मैंने इसलिए यहीं से लिए, तो मुझे सारा पता है क्या सिस्टम है। तो इसलिए हम भी थोड़ा स्टैंड गए, जो मैंने करना था उससे ज्यादा मैं कर रहा हूं बिना आपके कहे हुए, लेकिन जो आपने करना है वो क्या मजबूती से है। और इसमें स्मार्ट सिटी की बात कही कि साहब ये मेरे कागज में फिलहाल साल में मैं यहाँ बैठा था, ये चीफ मिनिस्टर था, ये रेवेन्यू मिनिस्टर था, ये क्रिमिनल कमीशन में करो इसके खिलाफ करते, नहीं तो मैं कोर्ट में जाता हूँ कि कौन रोकता है आपको? हाँ वो नहीं करते। और जितेंद्र सिंह का मुद्दा उठा रहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन एक मजबूती के साथ हमें बैठा हूं। देखिए ये समाज हमारा है, यहाँ जीना मरना हमने, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है कोई बाहर से आया तो उनका कोई स्टेक नहीं है, स्टेक तो हमारा है। और ये सामाजिक लड़ाई जो है वो राजनीति मुद्दों से उठ करके नहीं करती, और ये लड़ाई आपकी आने वाली नस्लों के लिए, और ये बात लागू होती है लेकर पॉलिसी के लिए। बाकी मुझे विश्वास है, मैं कल चुके छुट्टी में मैं काम करते हैं, संडे सोमवार को मैं फिर से फॉलो भी ले लूंगा कि क्योंकि कल मेरी बात हुई थी मुख्य सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि अभी मौका नहीं मिला, मैंने यही कहा था धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे आए हमारे मेहमानों के जो हैं दुखड़े सुने और आपने सुझाव भी दिए, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। और जहाँ पे आए हुए सभी सदस्यों, हमने अपना तो फर्ज पूरा किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमें अपने देश के प्रति एक फर्ज है, उसके लिए हम राष्ट्रीय गीत खड़े होंगे, सब अपने अपनी जगह खड़े होंगे गाएंगे। माता की जय। आप थोड़ी सी निवेदन है